नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार बहस में और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो जो जनता के तमाम मुद्दों पर आधारित है। आपके मुद्दे दमदारी के साथ, बेबाकी के साथ हम उठाते हैं, जिस पर हुक्मरानों तक इन मुद्दों को पहुंचाने का काम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। दमदार बहस में तमाम वो ज्वलंत मुद्दे भी उठाए जाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। आज दमदार बहस में करेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर चर्चा। स्पेशलिटी जो है, हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया। पैसा दे रहे हैं और वो राशि राज्य सरकार की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों? दमदार बहस में आज जिक्र होगा बिहार की सियासत का। देश में एक तरफ कोरोना ने कहर बरपा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर नवंबर के आखिर से पहले बिहार में चुनाव भी संपन्न कराए जाने हैं। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए पहले ही साफ कर दिया कि 29 नवंबर से पहले चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग के फरमान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आती हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने सोमवार को एनडीए की तरफ से चुनावी शंखनाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश पर तीखे सवालों की बौछार कर दी है। हालांकि नीतीश ने तेजस्वी के किसी भी सवाल का जवाब दिया नहीं। जाहिर है कि चुनाव है तो स्थितियां दरअसल बदलेंगी और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार हमलावर हो चुके हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने वो 10 सवाल दरअसल जो पूछे उसका जवाब हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से मिला नहीं। लेकिन पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल ये बताते हैं कि नीतीश कुमार से 10 सवाल आखिर तेजस्वी ने क्या कुछ पूछे थे। हम आपको बता दें कि जो 10 सवाल हैं उसमें तेजस्वी ने पूछा 15 सालों में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन क्यों बढ़ता चला गया है, यह सवाल पूछा है नीतीश सरकार से, जवाब मिला नहीं। दूसरा, बिहार में बेरोजगारी पर 46.6% सबसे अधिक दर है बेरोजगारी की, वो है बिहार प्रदेश में। नीति आयोग के सारे सूचकांक पर बिहार लगातार क्यों पिछड़ता चला जा रहा है, जो दरअसल सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। 15 सालों के कार्यकाल में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के 58 घोटाले हुए हैं, उसका कोई भी जवाब दरअसल है नहीं। ये स्थितियां हैं। देश भर में दलितों पर अत्याचार 22% है, लेकिन बिहार प्रदेश में ही 40% से भी ज्यादा है। एनसीआरबी और तमाम जो सरकारी संस्थानें हैं उसमें कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कई मर्तबा बिहार सरकार पर खड़े हुए हैं, जो इस बार उन्होंने अपने सवालों में साफ तौर पर अंकित किया है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1.65 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ, क्या वो हिसाब है, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। यही सवाल एक बार फिर से दागा है। मुख्यमंत्री ये भी बता दें कि 2013 और 17 में बार बार जनादेश का अपमान क्यों करते हैं, क्योंकि कई मर्तबा कई राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार उन्होंने बना ली। बिहार जानना चाहता है कि नीतीश कुमार आखिर दरअसल क्या करना चाहते हैं, क्या ये स्थितियां दरअसल हैं, इसको किस तरीके से समझा जाना चाहिए। ये सवालों के जरिए उन्होंने पूछने की कोशिश की है। तेजस्वी ने जो सवाल पूछे उसमें सीधा जवाब दरअसल उनको देना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थितियां दरअसल है नहीं। अब हमारे जो दमदार सवाल हैं वो हम दरअसल पूछना चाहते हैं सरकार से भी, और वर्तमान की स्थिति में क्या ये चुनावी स्थितियां जो बनी हुई हैं, क्या कोरोना काल में जो पहला चुनाव होने जा रहा है उसमें किस ओर करवट बैठेगी। वर्चुअल रैली के जरिए क्या जनता पर भरोसा किया जा सकता है, नीतीश सरकार फिर जीत पाएगी, जनता का भरोसा क्या, ये सवाल। इसके अलावा एक और दमदार सवाल का अगर जिक्र किया जाए, नीतीश सरकार फिर जीत पाएगी, क्या जनता का भरोसा, तो ये दमदार सवाल 5 जो दरअसल हमने भी पूछे हैं, सरकार इस पर ध्यान दे। क्या तेजस्वी यादव के सवालों से वर्तमान की सरकार यानी कि नीतीश कुमार क्या भाग रहे हैं, यही वजह है कि उसका जवाब तक उन्होंने दिया नहीं। कोरोना काल में पहला चुनाव किस पर भारी होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हमने देखे, पूरी कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई थी, लेकिन एक भी सीट उसको हासिल हुई नहीं। वर्चुअल रैली में भी जो हाल था, जिसको लेकर तेजस्वी ने यह जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां हैं कि जनता का भरोसा जो है वो खत्म हो चला है। यही वजह है कि जनता का अगर भरोसा खत्म हो गया तो यह माना जाना चाहिए कि क्या वाकई में इस बार कुछ ना कुछ परिवर्तन नजर आने वाला है। तो ये तमाम सवाल जो खुद तेजस्वी की ओर से पूछे गए और हम भी दरअसल दमदार बहस में ये सवाल जो पूछ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि स्थितियां क्या बिहार में इस बार के चुनावों में कुछ बदली नजर आने वाली हैं क्या। ये इन सारे मुद्दों को लेकर सारी स्थितियों को समझते हुए दमदार बहस में यह समझने की कोशिश भी दरअसल की जाएगी कि आरजेडी, जेडीयू और इसके अलावा जो यहां पर राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार के अंदर, क्या कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
नेतृत्व को लेकर जो सवाल दरअसल खड़े हो रहे थे, क्या उन सारी चीजों पर अब यह समझा जा सकता है कि कोरोना काल में इन सारी चीजों से ऊपर उठकर कोई राजनीतिक पार्टी उभरकर सामने आएगी? अब सीधा दमदार बहस का रुख कर लेते हैं और साफ तौर पर यह समझने की कोशिश कि क्या वाकई में ये स्थितियां जो बनी हुई हैं कोरोना काल का अगर जिक्र किया जाए तो बिहार में एक चुनावी शंखनाद दरअसल जो हुआ, उस शंखनाद में जो वर्चुअल रैली उनकी तरफ से की गई उसमें लोग इकट्ठा हुए नहीं, और राजनीतिक पार्टियों की ओर से सबसे ज्यादा अगर निशाना साधा है तो वो तेजस्वी यादव ने साधा है। और इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि क्या तेजस्वी यादव की ओर से जो सवाल पूछे गए हैं, जो बेरोजगारी है क्या उस पर ध्यान दिया जा रहा है, जो लोगों में आक्रोश है क्या उसका जिक्र किया जा रहा है? इसके अलावा जो स्थितियां दरअसल बनी हुई हैं इस वक्त बिहार में, तमाम उन मामलों को लेकर सबसे ऊपर अगर कोई प्रदेश है तो वो है बिहार प्रदेश। तो तेजस्वी की ओर से जो सियासी तीर छोड़े गए हैं उसके मायने क्या है, इनको और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जवाब आज वर्चुअल रैली में कुछ मिला नहीं। वो अलग बात है कि गुणगान बखान नीतीश कुमार की तरफ से जरूर किया गया है और यह जरूर कहा गया कि हमने गरीब तबके के लिए, मजदूर के लिए बहुत कुछ किया है। सीधा रुख करते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ हम करवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजीत मिश्रा जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। संजय कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कोरोना काल में ये पहला चुनाव होने जा रहा है और उसको लेकर जोर शोर से जो शंखनाद किया है, आज ही का अगर जिक्र कर लें, बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि जो वादे किए उसको अमल हमने किया जरूर है, लेकिन कितना भरोसा जनता नीतीश कुमार पर, सुशासन बाबू पर करती नजर आएगी? अब कितना करती नजर आएगी ये तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बतौर जेडीयू के अध्यक्ष वो अपनी उपलब्धियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को वार्म अप करने की कोशिश की। जिन सवालों को आप कह रहे हैं, जिन सवालों को विपक्ष पूछ रहा है, वो अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जब जनता के बीच आप जाएंगे और ये सवाल आपसे होंगे, रोजगार को लेकर के, अपराध को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, तो पलायन को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, तो आप उनको कैसे संतुष्ट करेंगे और आपकी सरकार ने क्या किया है ये बताएंगे। रह गई बात की अब उनके कार्यकर्ता जनता को कन्विंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, वर्चुअल रैली में ये चीजें जरूर होता है कि संवाद एक तरफा होता है। जो बाकी रैलियां जो होती हैं, जिसको एक्चुअल रैली कह लें या नेचुरल रैली कह लें, उसमें थोड़ा पता चलता है जनता की प्रतिक्रिया, उनकी तालियां, उनके जयकारे, ये पता चलता है कि आप जितनी बातें कह रहे हैं उसका समर्थन वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हाँ। लेकिन वर्चुअल रैली में तो केवल एक तरफा संवाद होता है, आप अपनी बात करते हैं और लोग सुनते हैं उसको। इसलिए नीतीश कुमार जी आज पहली बार आगाज किया और आगाज करने के साथ उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि हमने सड़क का निर्माण कैसे किया, जो वादे किए थे कि 6 घंटा में लोग राजधानी पहुंचेंगे, आज वो स्थिति बनी है कि नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि जो अपराध का आरोप हम पर विपक्ष लगाता है, अगर 2018 के आंकड़े को देख लें, 23वें अंक को देख लें, तो हम कहाँ खड़े हैं, उनके दावों में दम नहीं है। शिक्षा के बारे में उन्होंने जो कहा कि जिस तरह से लड़कियों का मनोबल हमने बढ़ाया और शिक्षा की वजह से जो हमारा रिप्रोडक्टिव रेट घटा, हाँ। तो कोई भी सरकार या कोई भी संजय कुमार जी आप कैसे देख पा रहे हैं? चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक तरफ कोरोना काल है जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है, और उस बीच चुनाव होना और इन सारी चीजों में लोगों पर भरोसा बना के रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। अरे स्वाभाविक है कि चुनौती है, क्योंकि इस पैंडेमिक में जहां पर लोगों को बेसिक नीड है, अभी लोगों के सामने कौन सी समस्या है कि अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो चाहते हैं कि हमारे घर में लोगों को सुविधा मिल जाए कि ताकि उनका इलाज ठीक से हो जाए और स्वस्थ होकर के लौट जाए। तो आज तो लोग साइकोलॉजिकली एक दबाव में हैं। अब अस्पतालों में सरकार चाहे जितना दावा कर ले, अगर वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, अगर वहां पर बिल्कुल इसको एक कोरोना काल को संजय जी एक एग्जाम के तौर पर भी देख रही होगी जनता
टेस्ट कर रही होगी इन सारी चीजों को, स्वास्थ्य सेवाओं का ही जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, या फिर शिक्षा के लिहाज से अगर समझते हैं तो शिक्षा के लिहाज से भी ये कि क्या वाकई में निजी स्कूलों की फीस जो है वो माफ हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाने जा रही है, और तमाम चीजें हैं, तमाम पहलू हैं जिस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। संजय जी आपके पास मैं लौटूंगा। अरविंद सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अरविंद जी, किस तरीके से आप इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि जो सवाल हैं उस पर जवाब नीतीश सरकार ने दिया नहीं और आपके गठबंधन में सरकार वहां पर चल रही है, क्या माने? देखिए, सवाल करना बहुत आसान काम। माननीय तेजस्वी यादव जी ने आंकड़ा नहीं बताया कि राजद के शासन काल में क्या होता था और आज क्या है। वो ये नहीं बताया कि लालटेन युग में बिजली 700 मेगावाट से बढ़कर एनडीए शासन काल में 5,932 मेगावाट खपत हो गया। घर घर बिजली हमने पहुंचाया, गांव गांव गली गली सड़क बनवाया, अस्पतालों का 5 गुना बढ़ोतरी हुआ। हाँ। ये सब विषय उन्होंने नहीं बताया। चरवाहा विद्यालय बंद करा के हमने IIT और एम्स खुलवाया जी। ये विषय उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि बेरोजगार नौजवान को, जो कहते हैं कि नौजवान, तो नौजवानों को जो उन्होंने बेरोजगार बनाने का खेती किया, ठीक है, और राजद शासन काल में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार का जो उद्योग चलवाया, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बात किया। नहीं, सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे ना, जहां पर वर्तमान में रूलिंग जो पार्टी है उसको लेकर अगर सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है सर, और राजनीतिक पार्टियां अगर चुनाव के वक्त में सवाल ना उठाएं तो फिर कैसे काम चलेगी, कैसे राजनीतिक जो नैया है वो पार लगेगी। एजाज अहमद जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता हैं। एजाज जी, 10 सवाल दागे हैं, इस बार वर्चुअल रैली में जवाब दिया नहीं नीतीश सरकार की ओर से नीतीश कुमार ने, क्या कहेंगे सर? आवाज क्लियर नहीं है। एजाज जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है जी। एजाज जी, मेरा सवाल ये है कि 10 सवाल तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए, जिसमें सभी सवालों में लगभग वो यही कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार जो है वो फेल है, पूरे देश में सबसे बुरा हाल अगर है तो वो है बिहार प्रदेश का। लेकिन इसका जवाब वर्चुअल रैली में शायद मिल जाता, इसका इंतजार वो कर रहे थे लेकिन मिला नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए हेमंत जी, तेजस्वी जी का कहना है कि सब चीज में फेल्योर है, उनके पार्टी के एमएलए, उनके पार्टी के खास के उनके स्वजातीय लोग, जो समझिए कि 2 दर्जन तो लगभग आ चुके हैं और 2 दर्जन और वेटिंग में है। तो इसी से अंदाज लगा लीजिए कि पार्टी ने अगर काम किया, नीतीश जी के काम थे, उनके वर्क थे, उनका विकास था, हर योजना में, जल जीवन से लेकर के नल जल कल से लेके बिजली से, पानी से, सड़क से, शिक्षा से, लॉ एंड ऑर्डर से, एक चीज देख लीजिए आखिर के। जी जी, चलिए ठीक है। एक संपर्क उनसे फिलहाल टूटा है। एजाज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप शायद इस वक्त जो है आपसे संपर्क हमारा टूट गया, और एक बार कोशिश करें आप जब जुड़े तो कम से कम जो आपका जो फेस है वो हम देख पाएं आसानी के साथ, और आपकी बात भी हम आसानी से सुन पाएं। रंजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, फोन लाइन पर हैं शायद। रंजीत जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही सर। जी रंजीत जी, जो स्थितियां वर्तमान की हैं, जिसमें सवाल जो आरजेडी के तरफ दागे गए हैं, की ओर से दागे गए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? वर्तमान में क्या वाकई में बिहार पूरे देश में बदतर स्थिति में है? देखिए, बिहार के बारे में तो कोरोना ने इनके सुशासन की पूरी पोल खोल कर रख दी। हम लोग बार बार ये आवाज उठाते रहे कि आपने लगभग आधे पदों को, जो डॉक्टरों के पद थे, नर्सों के पद थे, मेडिकल स्टाफ के पद थे, सबको इन्होंने खाली रखा है। किसी भी जिले में आप डाटा निकाल लें, आधे से ज्यादा पद इनके खाली हैं, लेकिन सुशासन है। आप ये देखिए कि कोरोना काल में इन लोगों का जो वास्तविक चेहरा है ना, वो जनता के सामने आया। हजारों किलोमीटर की यात्रा प्रवासी मजदूर करते रहे, और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बाहर से किसी को बिहार में आने नहीं दूंगा। हमारे बच्चे कोटा में फंसे हुए थे और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कोई बाहर से नहीं आएगा।
इस तरह की असंवेदनशील सरकार का जो वास्तविक चेहरा था ना, वो लोगों के सामने आया है। और मुझे लगता है कि कोरोना संकट ने इस सुशासन के अंदर का जो विद्रूप चेहरा था वो बिहार की जनता के समक्ष सामने लाया है। तो इसलिए इनका ये कहना कि हमने खूब काम किया, उसके लिए तो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कृषि विकास दर, कोई भी डाटा आप निकाल लें, आप देखेंगे कि इनकी वास्तविकता सामने आ जाती है। इजहार अहमद जी जुड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर मोहभंग ना होता तो पार्टी छोड़कर हाथ मिलाने के लिए जेडीयू में ना आते आरजेडी के नेता। ऐसे तो कांग्रेस के भी कई लाइन में लग रहे हैं। देखिए जब इनके पार्टी के मुखिया ही पिछले महागठबंधन में आरजेडी साथ ये लड़े थे, तो आपको ध्यान होगा कि इन्होंने नारा क्या दिया, ये संघ मुक्त भारत बनाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भाजपा मुक्त भारत बनाने वाले थे, और जाके खुद भाजपा की गोद में बैठ गए, संघ की गोद में बैठ गए। तो किसी की तो क्रेडिबिलिटी होती थी बिहार में पहले। कांग्रेस पार्टी की भी क्रेडिबिलिटी कहाँ रही सर? पिछली बार के लोकसभा चुनावों की बात कर लें या विधानसभा चुनावों की बात कर लें, अभी भी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है अभी तक वहां। नहीं, देखिए आरजेडी हम लोगों के साथ लगातार चुनाव लड़ रही है, और आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है। और हम लोग ये नहीं करते हैं कि आज विचारधारा को ताक पर रख दिया जैसे नीतीश जी ने किया कि चुनाव लड़ा हमारे बिहार के पड़ोसी प्रदेश झारखंड में कैसा टूटा, ये साफ तौर पर समझा भी जा सकता है। रंजीत जी, इजहार अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी इजहार अहमद जी, आवाज हेमंत जी मिल रही है? जी इजहार अहमद जी, मेरा सवाल वही था, आपसे संपर्क हमारा टूट गया कि जो 10 सवाल पूछे थे, कम से कम विरोधी पार्टियों के सवालों का जवाब तो दे देना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को। इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए, उतरना तो जनता के बीच में। नाराजगी नहीं, ऐसा है कि विरोधियों का कोई सवाल उठाना ये बेतुकी बात है। आप आजाद हिंदुस्तान के बाद आप उठा करके देख ले कि 15 साल जो पिछले दिनों 90 से लेकर के 2000 तक 2005 तक 90 से 15 साल जो सरकार रही, बिहार की व्यवस्था जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेके, विकास से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा में कहीं भी वहाँ स्कूल नहीं होते थे जो गरीब गुरबा को पढ़ाने के लिए, ये जनरल प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, जब से माननीय नीतीश कुमार जी बने हैं, प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय हो गया, मध्य विद्यालय हाई स्कूल हो गया, हाई स्कूल +2 में चला गया। और प्रत्येक पंचायत, स्वास्थ्य की जहाँ तक सवाल है कि प्रत्येक पंचायत में स्कूल होना, डॉक्टर होना, यहाँ तक कि जो हाईटेक, सोच लीजिए कि कोरोना जैसे महामारी में अभी जो दुनिया इससे तबाह है, पूरी दुनिया, उसको किस ढंग से टैकल किया, किस ढंग से। ठीक है सर, वो तो खैर कई वीडियोस आई हैं और हमने देखा भी है कि क्या हालात दरअसल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के रहे हैं। वो अलग बात है कि सरकार की थपथपाई की टेस्टिंग में हम सबसे आगे चल रहे हैं। इजहार अहमद जी, लेकिन ये भी तो सच है ना सर, ये भी तो सच है सर कि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले 58 हो चुके हैं। 6-6 हजार रुपया बाढ़ आए तो सारे के अकाउंट में 6-6 हजार रुपया गरीब गुरबाओं के अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचा, कि कोई बिचौलिया इसमें नहीं रहे। चलिए ठीक है सर, लेकिन अगर 10 सवाल पूछे थे तो 10 सवालों का जवाब भी बेबाकी के साथ अगर नीतीश कुमार की तरफ से दे दिया जाता तो शायद जनता में भी एक मैसेज चला जाता कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश के अंदर नहीं है, गरीबी भुखमरी बिहार प्रदेश के अंदर नहीं है। इसके अलावा जो सवाल उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा 58 घोटाले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। 2000 से लेकर के 2015 तक रहे, हमने देखा है बहुत करीब से, नजदीक से कि कल क्या था, आज के बिहार को हिंदुस्तान में लोग याद करते हैं कि जो तारीख में, इतिहास में बनाने का काम किया, विकास से लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेकर के, जल जीवन हरियाली, जो सोचिए आज से 100 साल 50 साल बाद फिर भी सर नंबर 1 है, फिर भी आप नंबर 1 है सर, फिर भी नंबर 1 है बेरोजगारी में, फिर भी आप गरीबी में नंबर 1 है, भुखमरी में नंबर 1 है। यही कह रहे हैं तेजस्वी, तो वो यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो बिहार प्रदेश है सर। नहीं, ये गलत बयानी से काम लेते, उनके पास अब कोई काम नहीं बचा। तो आंकड़े क्या है आप बता दें सर, बिहार प्रदेश के अंदर के आंकड़े क्या है आप बता दें। 2010 में 22 सीट थे, अब 102 हट जाएगा, 22 सीट में 102 हट जाएगा, देखिएगा यही हाल होगा। उनका जिला से मैं एमएलए हूँ, लिख लीजिए, आज ये खाता खुलने वाला नहीं है। अगर इतने पॉपुलर होते तो क्या हाल है इनका, क्यों नहीं इतना सीट बना। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, धूल चाटना पड़ गया। जनता क्या कर रही है, जनता देख रही है, जनता समझती है और अपना सब हिसाब किताब वक्त पर ले लेती है। इस तरह से 0 पर आउट कर दिया पार्लियामेंट में, वही हाल होगा आरजेडी का
जीरो पे आउट होकर के जाएगा। चलिए वो तो खैर वक्त बताएगा सर कि कौन क्लीन बोल्ड होगा, कौन आउट होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा इजहार जी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा ये कहना था और मैं यही समझना चाह रहा था कि अगर सवाल पूछे हैं तो उसका जवाब भी अगर आंकड़ों के जरिए दे दिया जाता तो शायद जनता में भी एक मैसेज चला जाता और सरकार भी अपनी पीठ थपथपा लेती। चलिए ठीक है इजहार जी, मैं लौटूंगा आपके पास और आपने जो बातें कही हैं उसको लेकर रिएक्शन भी हम लेंगे। हमारे साथ जो आरजेडी के नेता जुड़ेंगे और कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सर, छोटे से ब्रेक के बाद। स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया। पैसा दे रहे हैं और वो राशि राज्य सरकार की तरफ से। आखिर ऐसा क्यों?